यस, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त और एकदम बढ़िया हो। तो आज हम फाइनली एक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशन के लिए आ चुके हैं, जिसका नाम है क्या, केस स्टडीज ऑफ सीएस प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग फॉर जून 25 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स, है ना। जितने भी आगे आने वाले अटेम्प्ट हैं उन सब के लिए ये सेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप लोग स्क्रीन पर देखोगे तो मैंने मॉड्यूल ओपन करके रखा है, करेक्ट है, राइट। सो मैं आप सबको बता दूं कि मॉड्यूल मैंने इसीलिए खोल रखा है क्योंकि मैं आपको सीएस प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग में सारी केस स्टडीज मॉड्यूल से करवाने वाली हूं, ठीक है। यस, तो हम लोग शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। आप लोग ये सेशन अटेंड करने से पहले अपने पास लेकर रखोगे क्या, मॉड्यूल, क्योंकि मैं आप लोगों को पेज नंबर ओपन करने बोलूंगी। वो पेज नंबर आपको ओपन करना है और फिर मैं आपको जो जो मार्क करने बोलूंगी, जो जो केस करने बोलूंगी वो आपको करना है, और जो जो कट करना है वो आपको कट भी करना रहेगा, ओके। जैसे मैं आपको बता दूं मैं आपको बता देती हूँ कैसा है कि कुछ ऐसे केसेस हैं आपकी इस मॉड्यूल में जो कि कंपनीज एक्ट 1956 से रिलेटेड है, ठीक है। अब 1956 से रिलेटेड है तो क्या करेंगे मैम, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 1956 वाले केसेस आपको नहीं करने हैं, 2013 वाले करने हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग मॉड्यूल अपने पास रखना, जो जो पेज नंबर में ओपन करने बोलूंगी वो आपको ओपन करना है, ओके। चलो, बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल। सबसे पहले यस, ओके, सबसे पहले आप लोग ओपन करो चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 5, ठीक है। चैप्टर 1 में पेज नंबर 5 जो है उसमें आप लोगों को मिलेगा क्या, आपको मिलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का केस, ठीक है, जो बात करता है किसकी, रामचंद्र वर्सेस चिन्नूबाई, ठीक है। ये बोलता है that essential incident and legality of agreement should be studied and nothing should be introduced or left out which would make an agreement void. But if the terms are absolutely clear and specific, omission of certain details can be worked out with consent of the parties. ये जो केस है, ये केस बात करता है रामचंद्र वर्सेस चिन्नूबाई वाला केस है। ये बोलता है कि वैसे तो सेक्शन 10 जो है, वैसे सेक्शन 2 से सेक्शन 30, जिसमें सेक्शन 10 में वैलिड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारे वैलिड एसेंशियल्स एक अग्रीमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है ना, ठीक है। नाउ अब फोकस करना आप सभी लोग। ये भी कोर्ट ने इसमें बोला कि अगर कुछ डिटेल्स मिसिंग है पर वैलिड एसेंशियल्स के हिसाब से सब कुछ लीगली एनफोर्सेबल है, मतलब सब कुछ क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, इतना इनफ है कि कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल होगा, तो कुछ डिटेल्स अगर मिसिंग है भी तो वो पार्टीज म्यूचुअली कंसेंट से वर्कआउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने अगर अग्रीमेंट में डेट नहीं लिखी तो हम फिर कौन सी डेट मानते हैं, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। आपने अग्रीमेंट में प्लेस नहीं लिखी तो हम कौन सी प्लेस मानते हैं, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है यहाँ पर कि अगर आप कुछ डिटेल्स लिखना मिस कर भी देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका अग्रीमेंट क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, लीगली एनफोर्सेबल है, तो कुछ मिसिंग डिटेल्स को हम वर्कआउट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्या, अच्छे से क्लियर है, बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेज नंबर 5, है ना, रामचंद्र वर्सेस चिन्नूबाई। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं आपका, मैं बताऊंगी अब आपको कौन से पेज पे आना है सीधे। हाँ, पेज नंबर 12 पर आ जाओ, टाटा सेल्यूलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केसेस है, वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केसेस, जो बात करते हैं किसकी, टाटा सेल्यूलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, ठीक है। हाँ, ये केस क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। आपको ये तो पता होगा, मतलब जब आप जो आपको ये वाला टॉपिक है इसमें
स्टैंडर्ड बिड्स एंड टेंडर वाले टॉपिक है जिसमें गवर्नमेंट टेंडर अलॉट करती है। तो उस टॉपिक के हिसाब से एक टाटा सेल्यूलर का केस था जिसमें टाटा सेल्यूलर नाम की कंपनी जो एक टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को स्यू किया ये बोलते हुए कि जब भी जो आप टेलीकॉम का टेंडर अलॉट कर रहे हो, जो आप टेलीकॉम के लाइसेंस का टेंडर अलॉट कर रहे हो, वो टेंडर अलॉट करने में आपने हमें अनइक्वली ट्रीट किया और दूसरी कंपनी को, और वो दूसरी कंपनी कौन सी है, वो है न्यू होराइजन। ठीक है, दूसरी कंपनी कौन सी है, न्यू होराइजन, उनको आपने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया। जबकि टेंडर के जब आप अलॉट करो तो सबको आप इक्वली ट्रीट करो। यहां तक सबको क्लियर है? तो टाटा सेल्यूलर का इसमें कंटेंशन क्या था कि जब आप सबको ट्रीट करो तो इक्वली ट्रीट करो। जब आप किसी को टेंडर अलॉट कर रहे हो आप लोगों को अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन इस पे सुनना ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला दैट अलॉटिंग टेंडर बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्या बोला मैंने? अलॉटिंग टेंडर बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज डिस्क्रिशन। ठीक है, टेंडर अलॉट करना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का डिस्क्रिशन है, उनको जिसका सही लगेगा वो उसको टेंडर अलॉट करेंगे। यहां तक क्लियर है? और अगर वो आपको टेंडर ना अलॉट करते हुए किसी और को टेंडर अलॉट कर रहे हैं तो ये कोई भी आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। मतलब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि आप उनको अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, सो इसमें मैं आपको लिखवा रही हूं, आप लोग यहीं पर इसको लिख लो। अलॉटमेंट ऑफ टेंडर will not attract आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिंपल भाषा में जब भी टेंडर अलॉट होगा तो उसमें आर्टिकल 14 की कोई भी बात नहीं आएगी कि आप लॉ के सामने बराबर ट्रीट कर रहे हो कि अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो। दिस विल नॉट कम इनटू क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट केस है ना? तो कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि इसमें आर्टिकल 14 की कोई बात नहीं आती है। क्लियर है? अगर गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर कंपनी को टेंडर अलॉट करना है, दूसरी कंपनी को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन नहीं जम रहा है, उनका बिड का प्राइस हमें नहीं जम रहा है, उनका कोटेशन नहीं जम रहा है। तो ऐसे केस में आप आर्टिकल 14 क्लेम नहीं कर सकते। ये एक लैंडमार्क केस है और आपको इसको याद करना है, टाटा सेल्यूलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, है ना? चलो अब अपन आते हैं, अभी तक हमने 2 केसेस करे हैं यूनिट नंबर 1 में। अब हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 1 में इतने ही केसेस हैं। अब हम लोग आएंगे हाँ, अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 55 पे। पेज 55 पे आ जाओ आप लोग। 55 पेज 55 है ना? पेज 55 पे केस है मोहन चौधरी वर्सेस चीफ कमिश्नर। पहली बात तो आप लोग ये समझो कि ये जो केस है ये केस आपको याद नहीं करना है। जो केस लॉ याद करना है मैंने आपको बता दिया। पहले मैंने अभी बताया आपको टाटा सेल्यूलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका आपको केस लॉ को याद करना है। ठीक है, वो तो आपको प्रॉपर केस लॉ याद करना है ना। अभी हम लोग आते हैं मोहन चौधरी वर्सेस चीफ कमिश्नर। ये यहां पर क्लियरली बोला गया है, क्या बोला गया है? ध्यान से सुनना कि जो प्रेसिडेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करते हुए, प्रेसिडेंट यूनियन ऑफ इंडिया में और गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंट यूनियन ऑफ इंडिया में और गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट में जब भी कोई ऑर्डर पास करेंगे तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। वो ऑर्डर किसकी डेफिनेशन में इंक्लूड होगा? इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा ही होगा। यहां तक क्लियर है क्या?
यस, सो सिंपल भाषा में इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में ऑर्डर विच इज पास्ड बाय प्रेसिडेंट बाय एक्सरसाइजिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, वो भी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा क्योंकि उसमें कोई ना कोई राइट या लाइबिलिटी को कवर किया जाता है. सिमिलरली पुरुषोत्तम वर्सेस पोद्दार वाले केस में बोला गया कि जो इंडस्ट्रियल कोर्ट अवार्ड सुनाती है, जो इंडस्ट्रियल कोर्ट आर्बिट्रेशन जब भी अवार्ड सुनाते हैं तो वो अवार्ड भी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में आएगा. यहां तक क्लियर है? ठीक है. लेकिन वीपी सागर वर्क्स वर्सेस सीआर स्टैम्प में क्या बोला गया? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट लॉ पास करती है, जो पार्लियामेंट के एक्ट होते हैं, जो स्टैट्यूट पार्लियामेंट क्रिएट करती है, वो इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है मैम पॉइंट नंबर वन, प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर सुनाया, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ने कोई नोटिफिकेशन इश्यू किया, प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस इश्यू किया, तो वो इंस्ट्रूमेंट में आएगा. इंडस्ट्रियल कोर्ट ने कोई अवार्ड सुनाया, वो भी इंस्ट्रूमेंट में आएगा. लेकिन एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई डिसीजन सुनाती है, वो इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में नहीं आएगा. यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है. विल तो एक इंस्ट्रूमेंट है ही. ये किसमें बोला गया? बिशुन वर्सेस सूरजमुखी. मैम ये सबका हमें क्या याद करना है? पेज नंबर 55 पे जो आपको नजर आ रहा है, ये सब में आपको सिर्फ याद करने क्या? द समरीज. क्या अगर आपको कोई कमेंट क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई केस आता है कि इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में है या नहीं, तो आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट में आएगा या नहीं आएगा. आपको इसका केस लॉ याद करने की जरूरत नहीं है. पेज नंबर 55 एकदम क्लियर है. बढ़ेंगे आगे, है ना? चलो, पेज 55 हो गया अपना. अब हम लोग आएंगे सीधे किस पे? पेज नंबर 74 पे आ जाओ, यूनिट नंबर 4 के. पेज 74 यूनिट 4. ठीक है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इस पे मेरा दिल ये पुकारे तुम लगा लो 5 सितारे, है ना? इंपॉर्टेंट केस है जो कि क्या बोलता है, ध्यान से सुनना. चिन्नया वर्सेस रामैया, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है. ये आपको एग्जीक्यूटिव में भी था, जैसे टाटा सेल्युलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपने याद किया, वैसे आपको चिन्नया वर्सेस रामैया याद करना जरूरी है. ठीक है. चैप्टर नंबर 3 का केस है, 4 का नहीं है. चैप्टर नंबर 3 का केस है, पेज नंबर 74 पे. ये केस बोलता है कि एक मदर है, उसने अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी बाय वे ऑफ गिफ्ट डीड, है ना? अब गिफ्ट डीड है तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से आपको उस गिफ्ट डीड को क्या करना होता है? रजिस्टर करना होता है. क्या करना होता है मेरी जान? रजिस्टर. यहां तक सबको क्लियर है ना? जब उन्होंने गिफ्ट डीड रजिस्टर करी अपनी डॉटर के नाम पर, मदर ने, तो उन्होंने ये बोला कि तुम्हें मैं ये प्रॉपर्टी उस कंडीशन पे दे रही हूं कि तुम्हें जब ये प्रॉपर्टी मिलेगी तो इस प्रॉपर्टी में से कुछ एक लमसम अमाउंट मतलब इन द फॉर्म ऑफ एन्युइटी तुम्हें अपने मामा को देनी पड़ेगी. मामा मतलब मम्मी के जो भाई हैं, उन्हें वो एन्युइटी उनकी बेटी को देनी पड़ेगी. यहां तक क्लियर है? अब जब मामा को एन्युइटी देने की बात आई, तब बेटी ने मना कर दिया और बेटी ने बोला कि मैं अपने मामा को एन्युइटी क्यों दूं? उनकी तरफ से मुझे क्या मिल रहा है कि मैं उन्हें एन्युइटी दूं? समझो, केस बहुत सिंपल है. ये मदर, ये है उनकी डॉटर और ये है मामा जी. यहां तक क्लियर है? ठीक है. मदर ने डॉटर को गिफ्ट दिया, ठीक है, और उस कंडीशन पे कि डॉटर जो है वो मामा जी को क्या देगी? एन्युइटी देगी. यहां तक क्लियर है? अब जो बेटी है वो एकदम नालायक निकली और वो बोल रही है मैं अपने मामा जी को कोई भी एन्युइटी नहीं दूंगी. क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि मुझे मामा जी से समथिंग इन रिटर्न, कोई कंसिडरेशन तो आ ही नहीं रहा है. तो इस पे कोर्ट ने क्लियरली ये बोला कि मेरी जान, बहुत सिंपल है, कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो कंसिडरेशन तुम्हें अपनी मम्मी से गिफ्ट डीड में मिला है, दैट इज इनफ. जो कंसिडरेशन तुम्हें अपनी मम्मी से मिला है, मम्मी से क्या मिला? प्रॉपर्टी मिली, वो इनफ है जिसके बेसिस पर तुम अपने मामा जी को एन्युइटी दोगी. मामा जी से अगर कोई कंसिडरेशन फ्लो डॉटर को नहीं हो रहा है तो भी चलेगा. समझ में आ रहा है सबको? अभी इस पर आपको केस स्टडी आ सकती है. इतना क्लियर है?
ठीक है. सो नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू बी फ्लोन फ्रॉम मामा जी टू डॉटर इफ द डॉटर हैज रिसीव द गिफ्ट डीड फ्रॉम मम्मी. यहां तक सबको क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे. चलो नेक्स्ट पर आते हैं. पेज नंबर 85 पे आ जाओ. पेज नंबर 85, एसोसिएशन होटल ऑफ इंडिया वर्सेस आर.एन. कपूर. पेज नंबर 85 पे आ जाओ, है ना. ये क्या बोलता है? इफ द डॉक्यूमेंट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. मतलब ये जो केस है, ये केस बात करता है लीज एंड लाइसेंस की. डिफरेंस बिटवीन लीज वर्सेस लाइसेंस. क्लियर है? अगर आप ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो जिससे कि आप उस डॉक्यूमेंट में ट्रांसफरी के फेवर में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, ट्रांसफरी के फेवर में क्या क्रिएट कर रहे हो? इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो. पार्शियल इंटरेस्ट आप ट्रांसफरी को दे रहे हो तो वो लीज है. और अगर आप सिर्फ उसको परमिशन टू यूज दे रहे हो, क्या दे रहे हो? सिर्फ परमिशन टू यूज दे रहे हो, तो वो लाइसेंस है. ठीक है, तो हाउ टू डिटरमाइन वेदर इट्स अ लीज और अ लाइसेंस? इफ देयर इज अ डॉक्यूमेंट इन विच इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी यू आर क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट, देन इट्स अ लीज. लेजी को इंटरेस्ट मिल रहा है, पर अगर सिर्फ उसको राइट टू यूज मिल रहा है ना, वो है लाइसेंस. ये याद करना है आपको. केस, ये वाला केस आपको याद करना है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इस बार आपको लीज एंड लाइसेंस पे शायद डिफरेंस आ सकता है. एसोसिएट होटल ऑफ इंडिया वर्सेस आर.एन. कपूर, है ना. एसोसिएट होटल ऑफ इंडिया वर्सेस आर.एन. कपूर. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट नंबर 3. तो यूनिट नंबर 3 में हम लोगों ने 2 केसेस पढ़े. अभी आ जाओ यूनिट नंबर 4 पे. यूनिट नंबर 4 में आपको कोई केस स्टडी या केस लॉ है ही नहीं. ठीक है, 4 में कुछ भी नहीं है. नहीं, एक है, सॉरी, हाँ एक है. पेज नंबर 121 पे आ जाओ. पेज नंबर 121, चंदूलाल वर्सेस दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फुल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. ठीक है, पूरी फुल बेंच बैठी थी दिल्ली हाई कोर्ट की. कौन सी केस में? चंदूलाल वर्सेस दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. यहां तक क्लियर है? शुरू करेंगे? यस, चलो. ओके, चलो 1 सेकेंड. हाँ, नेक्स्ट पर आता है. नेक्स्ट केस है चंदूलाल वर्सेस दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो क्या बोलता है? दैट अ लीज इज नॉट अ मियर कॉन्ट्रैक्ट बट एनविसाजेस एंड ट्रांसफर्स एन इंटरेस्ट इन द डिमाइज प्रॉपर्टी. सो मैं आपको बार बार एक ही चीज बता चुकी हूँ कि लीज और लाइसेंस में एक सबसे बड़ा जो मेन 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है वो क्या है कि लीज में इंटरेस्ट क्रिएट होता है लेजी के फेवर में, ट्रांसफरी के फेवर में. वहीं पर लाइसेंस में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है. ठीक है, इसमें इंटेंशन बहुत मैटर करता है पार्टीज का. अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, आप पार्टीज को, आप एज अ ट्रांसफरर, आप ट्रांसफरी को मल्टीपल राइट्स देना चाह रहे हो, मल्टीपल राइट्स, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लीज. लेकिन अगर आप मल्टीपल राइट्स नहीं देना चाह रहे हो, आप बस उसको राइट टू यूज देना चाह रहे हो, मियर परमिशन टू यूज देना चाह रहे हो,
तो वो जो है वो क्या माना जाएगा, लाइसेंस। वो क्या माना जाएगा गाइस, लाइसेंस। समझ में आ रहा है क्या सबको, अभी अच्छे से क्लियर है, ठीक है। सो यहां से मार्क करना सभी लोग, फोकस करना। इन केस ऑफ लाइसेंस देयर इज समथिंग लेस देन अ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। लाइसेंस में इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक छोटा सा राइट टू एंजॉय से भी थोड़ा सा आपको कम मिलता है। ये in case of lease there is a transfer of right to enjoy the property. Lessee is entitled to enjoy the property as much and however he wants. मैं आपको वही बता रही हूँ कि लीज में आपको इतने सारे राइट्स मिलते हैं कि आप पर कहीं ना कहीं लीज में रिस्ट्रिक्शंस काफी कम होते हैं। वहीं पर लाइसेंस में अगर हम देखें तो लाइसेंस में राइट टू एंजॉय से भी कंपैरेटिवली कम राइट आपको मिलता है। यहां तक सबको क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। The rights he gets as an owner in possession, he need not secure a degree of court to obtain this right. He is even entitled to resist the property in his defense. ठीक है, लीज के केस में आपको ये भी राइट मिलता है कि आप प्रॉपर्टी को अपने फेवर में क्या कर सको, डिफेंड कर सको। लाइसेंस में लाइसेंसी अपने राइट में, अपने फेवर में प्रॉपर्टी को डिफेंड भी नहीं कर सकता। डिफेंड नहीं कर सकता मतलब क्या नहीं कर सकता, बताओ जरा। अगर कोई स्ट्रेंजर, सुना आपको इसका मैं आपको एक मीनिंग बताती हूँ, डिफेंड नहीं कर सकता मतलब क्या। अगर कोई स्ट्रेंजर, फोकस करना, थर्ड पार्टी को, ठीक है, अगर कोई स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर आकर लाइसेंसी से प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करेगा तो लाइसेंसी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लाइसेंसर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वहीं पर अगर लेजी आकर एज अ थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश करता है तो लेजी खुद उस प्रॉपर्टी को अपने फेवर में करेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है सबको, अभी अच्छे से क्लियर है, ठीक है। सो सिंपल पॉइंट है कि लाइसेंसी कैन नॉट डिफेंड द प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन, बट लेजी कैन डिफेंड द प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन। समझ में आ रहा है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, यहां पर क्या क्रिएट होता है, इंटरेस्ट। ये किस केस में बोला गया, चंदूलाल वर्सेस दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां तक क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो इसमें आपको दो ही चीजें लिखनी है। सबसे पहला, इंटेंशन टू क्रिएट इंटरेस्ट, और दूसरा राइट टू डिफेंड द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को डिफेंड कौन कर सकता है, लेजी कर सकता है क्या, हाँ, पर लाइसेंसी कर सकता है क्या, नहीं। यहां तक क्लियर है क्या, अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब आई थिंक और कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम आते हैं मॉर्गेज की डीड्स पे, ठीक है। मॉर्गेज में आप लोगों को थोड़े केसेस हैं, सुनना, आपको मैं बताऊंगी। गाइज आई होप आप लोगों ने अमेंडमेंट्स कर लिया। अमेंडमेंट्स ड्राफ्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट की लिस्ट में ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोग आ जाइए सीधे वन सेकेंड, यूनिट 5 में नहीं, मॉर्गेज के बहुत सारे केसेस हैं और मुझे इस बार लग भी रहा है कि मॉर्गेज के केसेस आएंगे। पेज नंबर 234 पे आ जाओ सीधे, 234 पे है ना, अमलगमेशन का केस है। पेज नंबर 234, 2 3 4। अब सुनना है केस क्या बोलता है। स्पीड लाइन एजेंसीज वर्सेस टी स्टेन एंड कंपनी लिमिटेड।
ये क्या बोलता है, एकदम फोकस करना सब लोग। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट, सुनना ध्यान से, विथ इफेक्ट फ्रॉम द इफेक्टिव डेट all proceedings in which transferor company was a party to be continued, prosecuted and enforced by or against the transferee company in the same manner and to the same extent as it would be or might have been continued, prosecuted and enforced by or against transferor as if the scheme had not been made. सुनना ध्यान से, कितनी प्यारी बात बोली यहां पर, ठीक है। इफेक्टिव डेट जब आ जाएगी उसके बाद सारी प्रोसीडिंग्स जो फरर कंपनी के नाम पर थी वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स किसके नाम पर आ जाएंगी, ट्रांसफरी के नाम पर आ जाएगी। क्लियरली बोला। और ये कौन सी डेट से इफेक्टिव होगा, ये इफेक्टिव डेट से ही आएगा, ठीक है। कौन सी डेट से आएगा, इफेक्टिव डेट, ठीक है। तो सिंपल मतलब में व्हेन अ ट्रांसफर कंपनी स्टैंड्स डिसॉल्व्ड ड्यू टू अमलगमेशन, its right under the decree devolves on the transferee company। तो जिस दिन ट्रांसफर कंपनी डिसॉल्व होती है, भले प्रॉपरली वाइंड अप नहीं हुई हो, पर जिस दिन ट्रांसफरी कंपनी का डिसोल्यूशन ऑर्डर आ गया, उस दिन से सारी प्रोसीडिंग्स, सारा लिटिगेशन, सारा प्रोसिक्यूशन किसके फेवर में चला जाएगा, ट्रांसफरी के। अब सारा केस, प्रोसिक्यूशन, लिटिगेशन फरर का किसे हैंडल करना है, ट्रांसफरी कंपनी को हैंडल करना है। और ये किसमें बोला गया, स्पीड लाइन एजेंसीज वर्सेस टी स्टेन्स एंड कंपनी। कोर्ट ने ये क्लियरली बोला कि हर वो प्रोसिक्यूशन, लिटिगेशन जो फरर पर चल रहा था वो इफेक्टिव डेट से ट्रांसफरी पर एप्लीकेबल हो जाएगा और वो लिटिगेशन ट्रांसफरी को हैंडल करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो सकता है ना कि ट्रांसफर कंपनी के खुद के कोई केसेस चल रहे हो तो वो केसेस सारे अब किस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। कौन सी डेट से, इफेक्टिव डेट से। हाँ, अब आ जाओ आप लोग पेज नंबर 238 पे। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। सबसे पहला केस है राम नारायण सिंह वर्सेस अधींद्रनाथ। ये क्या बोलता है, fact that some immovable property has been mentioned as a security for its repayment does not displace the personal liability of mortgagor to repay the loan with interest। ये क्या बोलता है कि जस्ट बिकॉज आपने, मॉर्गेजर ने कोई एक पर्टिकुलर दो प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है मॉर्गेज डीड में कि ये जो पर्टिकुलर डीड है, ये जो पर्टिकुलर मॉर्गेज डीड है उसमें मॉर्गेजर की, लेट्स से एक एग्जांपल, पुणे वाली प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, करेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुणे वाली प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ऐसा नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट मॉर्गेजर, सुना ध्यान से, इनफैक्ट मॉर्गेजर इज लाइबल टू रीपे द एंटायर लोन एंड इंटरेस्ट। मॉर्गेजर को पूरा लोन और पूरा इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है सबको, अभी अच्छे से क्लियर है, ठीक है। मॉर्गेजर ये नहीं बोल सकता कि मेरी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है मैं सिर्फ उसी से पे करूंगा। अगर उसका कुछ भी बैलेंस बच जाता है, इंटरेस्ट बच जाता है, लोन का अमाउंट बच जाता है, तो मॉर्गेजर पर्सनली लायबल होगा। तो इस केस का कंक्लूजन बहुत सिंपल है, मॉर्गेजर ये नहीं बोल सकता है कि जो भी लोन रिकवरी करनी मेरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी से कर लो, पैसा अगर बचेगा, लोन रिकवर नहीं हो रहा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ऐसा मॉर्गेजर नहीं बोल सकता। इनफैक्ट mortgager is liable to repay from his personal assets if at all उसकी mortgaged property enough नहीं होती है। यहां तक क्लियर है। ये कौन सा हो गया, राम नारायण सिंह वर्सेस अधींद्रनाथ, पेज नंबर 238 पर, ठीक है। अब इसी का एक उल्टा केस है, उल्टा केस है ये पेज नंबर 240 पे, जो क्या बोलता है, इन रामा वर्सेस समीअप्पा क्या बोला है, हाई कोर्ट हेल्ड दैट the essential of this form of mortgage is that with default of payment the transaction is closed and the mortgage security becomes absolute property of mortgagee। सुनना ध्यान से, जिस दिन मॉर्गेजर ने डिफॉल्ट किया, जो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी थी वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बन जाती मॉर्गेजी की, और मॉर्गेजी को उसी से पैसा रिकवर करना है, कोशिश करना है कि पैसा उसी से रिकवर हो जाए। अगर पैसा, सुनना ध्यान से, अगर मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी से मॉर्गेजी पैसा रिकवर कर लेता है तो उसके पहले वाला केस क्या पढ़ा हम लोगों ने, मॉर्गेजर इज नॉट पर्सनली लायबल। पर अगर उससे पैसा रिकवर नहीं कर पाता है तो ही मॉर्गेजर इज पर्सनली लायबल। तो ये दोनों केस की समरी क्या बोलती है,
इसका कंक्लूजन क्या है, फोकस करना। once mortgager commits default, mortgagee has the absolute authority over mortgaged property and he shall recover all of his debts. वो पूरे डेट किससे रिकवर करेगा, वो पूरे डेट रिकवर करेगा मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी से। अगर पूरे डेट रिकवर हो जाता है तो मॉर्गेजर पर्सनली लायबल नहीं है, लेकिन अगर पूरे डेट रिकवर नहीं होते हैं तो मॉर्गेजर पर्सनली लायबल है। समझ में आ गया कि सबको अभी? सो मॉर्गेजर विल नॉट बी पर्सनली लायबल इफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज इनफ, बट इफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज नॉट इनफ मॉर्गेजर विल बी पर्सनली लायबल। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर क्या बोला, देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी टू रीपे द डेट when mortgaged property is sufficient enough to recover the debt by mortgagee, तभी mortgager personally liable नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? पेज नंबर 242 पे आ जाओ। मैंने बोला ना मॉर्गेज के बहुत सारे केसेस हैं, पेज 242 पे आ जाओ। हरमिंदर सिंह अपीलेंट वर्सेस सुरजीत कुमार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और ये रिसेंट केस है, ठीक है। ये यूसुफ फ्रक्चरी मॉर्गेज के बारे में बताता है और ये एक इंपॉर्टेंट केस है, मतलब आपको इस पे अलग से केस स्टडी आ सकती है ना, इस पे आपको अलग से केस आ सकता है। चलो सुनना ध्यान से। नाउ फैक्ट्स ऑफ द केस क्या बोलते हैं, the plaintiff in appeal before this court against the judgment and decree passed by high court in second appeal whereby mortgager's appeal was allowed and mortgager has a right to redeem the land in question। अब देखो केस क्या है, सुनना ध्यान से। गुलाब सिंह mortgaged his share of land in favor of Rajinder Singh with possession. The defendants inherited the estate of Gulab Singh, whereas Rajinder Singh mortgagee died issueless and his rights were inherited by his wife Rajinder Kaur. Rajinder Kaur sold her mortgagee rights to the plaintiff white sale deed dated dash, सेल डीड कब की बनी थी, 18 जून 1979, ठीक है। तो केस क्या है कि जो गुलाब सिंह है उसने अपना mortgage his share of land in favor of Rajinder Singh, ठीक है। The defendant inherited the estate of Gulab Singh, whereas Rajinder Singh, the mortgagee, ये जो Rajinder Singh है, he died issueless। issueless मतलब उसको कोई बच्चा नहीं हुआ, तो रजिंदर सिंह की सारी प्रॉपर्टी किसने इनहेरिट कर ली, रजिंदर सिंह की वाइफ ने, विच इज रजिंदर कौर। आप समझ रहे हो क्या मतलब, क्या मस्त हो रही है। रजिंदर सिंह है, उसकी वाइफ है, उसका नाम है रजिंदर कौर, तो रजिंदर सिंह की सारी प्रॉपर्टी किसको चले गई, रजिंदर कौर को। तो रजिंदर सिंह की जो मॉर्गेज राइट्स हैं वो भी किसको चले गए, रजिंदर कौर को। यहां तक क्लियर है ना। ना तो गुलाब सिंह मॉर्गेजर बना, रजिंदर सिंह मॉर्गेजी बना, और रजिंदर सिंह मर गया तो रजिंदर सिंह के मॉर्गेज राइट्स किसको मिल गए, उसकी वाइफ को, रजिंदर कौर, है ना। नाउ सिंस द मॉर्गेज वाज नॉट रिडीम्ड बाय द मॉर्गेजर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स, ये तो आपको पता ही है, इतना तो आपको पता ही है। अगर आप लिमिटेशन एक्ट की बात करो तो लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है, लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है कि अगर बाय चांस, फोकस करना, अगर बाय चांस मॉर्गेजर ने लोन रीपे कर दिया है तो मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है, ठीक है। अगर मॉर्गेजी उसे वो प्रॉपर्टी वापस नहीं दे रहा है, आपको अगर याद हो मॉर्गेज में कॉन्सेप्ट होता है राइट ऑफ रिडम्पशन का। राइट ऑफ रिडम्पशन क्या बोलता है कि वंस मॉर्गेजर रीपेज द लोन ही हैज द राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। और अगर उसे प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलती है तो लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है कि मॉर्गेजर कैन स्यू फॉर रिडम्पशन इन 30 इयर्स। तो लिमिटेशन पीरियड क्या है उसके पास, 30 इयर्स का है। कौन स्यू करेगा, मॉर्गेजर। किसे स्यू करेगा, मॉर्गेजी को। और कब स्यू करेगा, जब मॉर्गेजर ने लोन रिपे कर दिया पर मॉर्गेजी उसे प्रॉपर्टी वापस नहीं दे रहा, पर उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है, 30 इयर्स ही है। नाउ प्लेंटिफ ने, सुना ध्यान से, the plaintiff filed a suit for declaration that she had become the owner after extinguishment of mortgage rights and for permanent injunction. Court held that once a usufructuary mortgage is created, mortgager has the right to redeem the property at any point on principle that once a mortgage always a mortgage। तो overall इस पूरे केस का कंक्लूजन ये है कि, सुना ध्यान से, जो यहाँ पर केस है
वो ये बोल रहा है कि मॉर्गेजर अब सूट फाइल करने जा रहा है मॉर्गेजी के अगेंस्ट कि देखो भाई इसने मुझे अभी तक क्या नहीं किया, प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं किया। ये सबको क्लियर है? ठीक है, प्रॉपर्टी रिडीम नहीं किया, प्रॉपर्टी वापस नहीं किया। मॉर्गेजी यहां पर ये चीज बोलना चाह रहा है कि तुमने प्रॉपर्टी हमको मॉर्गेज की, पर तुमने यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज करी। यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में तो मॉर्गेजी का राइट होता है, ठीक है, मॉर्गेजी उसका पोजेशन रखता है। तो मॉर्गेजी यहाँ पर बोल रही है, जो राजेंद्र कौर है वो ये बोल रही है कि पोजेशन मैं ही रखूंगी। पर कोर्ट ने बोला कि बेटा इसने तुम्हें प्रॉपर्टी सेल नहीं करी है, हाँ इतने सालों से उसने प्रॉपर्टी वापस नहीं ली, दैट डज नॉट मीन कि प्रॉपर्टी मॉर्गेजी की हो गई। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। ये एक यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज था, ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है। तो अगर गुलाब सिंह जो मॉर्गेजर था उसने अगर अपना लोन रीपे कर दिया, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज क्रिएट किया था पर लोन रीपे कर दिया, तो फिर ऐसे केस में जो पोजेशन है वो वापस देना पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन आप लोग लिख लो, मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पर। कंक्लूजन, if in usufructuary mortgage mortgager repays the loan, लिखना मेरे साथ, mortgagee cannot claim possession as owner and इसी के आगे लिखो and shall be bound इसी के आगे लिखना and shall be bound to return the possession, and shall be bound to return the possession. यहां तक क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, तो क्या बोलता है, इफ इन यूसुफ्रक्चरी, मैं रिपीट करूं एक बार, इफ इन यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज मॉर्गेजर रीपेज द लोन, mortgagee cannot claim possession as an owner and shall be bound to return the property or return the possession to mortgager. समझ में आ रहा है सबको? तो सिंपल भाषा में, भले ही कितने भी साल हो चुके हैं, अगर 30 इयर्स खत्म नहीं हुए हैं तो फिर ऐसे 30 इयर्स तक का टाइम होता है ना मॉर्गेजर को अपना प्रॉपर्टी वापस लेने का, लिमिटेशन पीरियड। अगर 30 इयर्स खत्म नहीं हुए हैं तो मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। मॉर्गेजी ये नहीं बोल सकता कि यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज है तो उसका पोजेशन मेरे पास ही रहेगा। यहां तक क्लियर है? लोन रीपे हो गया तो बात खत्म। यहां तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट पर आ जाओ, पेज नंबर 244 पे, नारायण वर्सेस वेंकटरमन। ठीक है, ये क्या बोलता है सुना ध्यान से। इन नारायण वर्सेस वेंकटरमन, कोर्ट ने बोला कि इंग्लिश मॉर्गेज में 3 एसेंशियल्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लिश मॉर्गेज में टोटल 3 एसेंशियल्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1, द मॉर्गेजर हैज टू बाइंड हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डे। ठीक है, मॉर्गेजर लाइबल होता है कि वो मॉर्गेज मनी को क्या करेगा, रीपे करेगा ही। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली ट्रांसफर्ड टू मॉर्गेजी। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, एब्सोल्यूट ओनरशिप पहले मॉर्गेजर मॉर्गेजी को देता है और रीपेमेंट पे मॉर्गेजी रीसेल करता है प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को। तो पहले भी सेल होती है फिर वापस से रीसेल होती है रीपेमेंट पे। याद आ रहा है सबको? तो पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि मॉर्गेजर इज बाउंड टू रीपे। इंग्लिश मॉर्गेज इसका मतलब ये नहीं कि चलो प्रॉपर्टी गई तो गई, अब मुझे पे नहीं करना एज ए मॉर्गेजर। इंग्लिश मॉर्गेज में भी मॉर्गेजर इज बाउंड टू रीपे द लोन। वो ये नहीं बोल सकते कि चलो अब तो प्रॉपर्टी ही सेल हो गई तो अब मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर होती है किससे, मॉर्गेजी को। एब्सोल्यूट ओनरशिप, कोई पार्शियल नहीं, कोई कंडीशनल नहीं, सिर्फ पोजेशन नहीं, एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर होती है। एंड थर्ड,
इसमें बस एक प्रोविजन होता है कि जब तक लोन रीपे नहीं होता वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी अपने पास ही रखेगा, किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा। और जिस दिन लोन रीपे हो जाए मॉर्गेजी लाइबल है, बाउंड है, बंधा हुआ है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिकन्वे करेगा, रीट्रांसफर करेगा मॉर्गेजर को। मॉर्गेजी पेमेंट मिलने पर प्रॉपर्टी को रिकन्वे करने से मना नहीं कर सकता। ड्यूरिंग मॉर्गेज मॉर्गेजी किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर सकता। तो ये 3 कंडीशंस है इंग्लिश मॉर्गेज की, जो कि नारायण वर्सेस वेंकटरमन में आई थी। और आपको इस पे थ्योरी केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक केस लॉ भी याद करना है, जो कि आपका पेज नंबर 244 पर, नारायण वर्सेस वेंकट रमन। यहां तक सबको क्लियर है? बढ़े आगे, चलो अब आ जाओ आप लोग पेज नंबर 246 पे, केजे नाथन वर्सेस एस मारुति। ठीक है, केजे नाथन वर्सेस एस मारुति क्या बोलता है, फोकस करना सब लोग। ठीक है, द फिजिकल डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स हैड टेकन प्लेस आउटसाइड द टाउन स्पेसिफाइड। ठीक है, जो टाइटल डीड है वो जो टाउन मॉर्गेजर मॉर्गेजी ने डिसाइड किया था उसके बाहर कहीं पर डिलीवर की गई। ठीक है, but the intention was to create equitable mortgage by these deeds was formed after delivery of the deeds and in town which was within the notified area. ठीक है, now focus करना। उन्होंने ये क्लियरली बोला कि मॉर्गेजर इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करना चाहता था मॉर्गेजी के फेवर में। इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है? इक्विटेबल मॉर्गेज होता है ओरल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है? ओरल मॉर्गेज। सो मॉर्गेजर क्या क्रिएट करना चाहता था? ओरल मॉर्गेज क्रिएट करना चाहता था। लेकिन अब उसमें एक प्रॉब्लम हो गई। उसने क्या किया, उसने जो प्रॉपर्टी है उसने जो टाइटल डीड्स हैं वो डिलीवर करी टाउन के लिमिट्स के बाहर, मतलब आउटसाइड द टाउन। तो जहां पर मॉर्गेज क्रिएट किया, जहां की प्रॉपर्टी है वहां पर डिलीवर नहीं किया, टाउन के बाहर डिलीवर किया। समझ में आया? सो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी जो है वो पुणे में, पर उसने डिलीवर किया लेट्स से नागपुर में, वैसा। लेकिन कोर्ट ने बोला कि अगर पार्टी का बोनाफाइड इंटेंशन है कि वो इवेंचुअली पोजेशन देना चाहता है बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, भले उसने पुणे में पोजेशन नहीं दिया टाइटल डीड्स का, पुणे के बाहर टाइटल डीड्स का पोजेशन दिया, वो ठीक है, टाइटल डीड ट्रांसफर उसने भले ही बाहर करी, लेकिन उसका मेन इंटेंशन क्या है? टाइटल डीड ट्रांसफर करना। क्या करना? टाइटल डीड्स को ट्रांसफर करना। तो अगर उसका मेन ये इंटेंशन था तो फिर ऐसे केस में उसको इक्विटेबल मॉर्गेज माना जाएगा। तो पार्टी का इंटेंशन देखा जाएगा कि पार्टी क्या टाइटल डीड्स को डिलीवर करना चाहती थी। अगर हाँ तो फिर ऐसे केस में ऐसा माना जाएगा कि इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हुआ है। ठीक है, इंटेंशन चेक किया जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 247 पे आ जाओ। मैंने बोला था ना मॉर्गेज के बहुत सारे केसेस आपको है। ठीक है, जिस पर आपको शायद डीड ड्राफ्ट करने ना आए, लेकिन आपको आ सकता है क्या? आपको क्या आ सकता है? आ सकता है आपको केस स्टडी इन माधोराव वर्सेस गुलाम मोहद्दीन, कुछ नहीं है ये। व्हाइल कंसीडरिंग एनिमलिस्ट मॉर्गेज, पार्टीज के इंटेंशन देखे जाएंगे टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कौन कौन से टाइप ऑफ मॉर्गेज उसमें कवर किए गए हैं ना। एनिमलिस्ट मॉर्गेज बेसिकली क्या होता है? जब भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की टर्म्स को हम इंक्लूड करके, मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की टर्म्स को इंक्लूड करके जब हम कोई मॉर्गेज को क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमलिस्ट मॉर्गेज। क्या बोलते हैं हम उसको? एनिमलिस्ट मॉर्गेज। सो एनिमलिस्ट मॉर्गेज जो है वो पर्टिकुलरली किसके बारे में बात करता है कि अगर ये मतलब माधोराव वर्सेस गुलाम मोहद्दीन वाले केस में कोर्ट ने बोला कि एनिमलिस्ट मॉर्गेज अगर है तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट की टर्म्स को देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए गए हैं। यहां तक क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है? यस, चलो अभी ये सारे तो हो गए आपके समाप्त। अब हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 7 पे। 6 में आपके मेजरली यही है,
मॉर्गेज वाले केसेस, ठीक है। चैप्टर 7 में आप लोगों को ओपिनियन राइटिंग की कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपको है पेज नंबर 303 पे, ठीक है। आपको ओपिनियन राइटिंग की जो केस स्टडीज हैं, ध्यान से सुनना, आपको ये तो रीड करना है ना, पर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपको ये वाली केस स्टडीज ना आते हुए क्या आ सकती है, आपको आ सकती है कोई कंपनीज एक्ट से रिलेटेड ओपिनियन देने के लिए। आपको ये केस जो आपको दिए हुए हैं उसके बेसिस पे यू नीड टू लर्न द पैटर्न ऑफ प्रिपेयरिंग ओपिनियन राइटिंग। यहां तक क्लियर है? पैटर्न क्या है वो आपको याद करना जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसके बेसिस पे ओपिनियन है। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप लोग एक बार केस समझोगे तो आपको समझ में आएगा। Mr. X was acting as a director on board of the company going by the name CSCM Private Limited between 2006 and 2008. ठीक है, Mr. X director था। Mr. X is also a shareholder in the company and owns approximately 25.66% equity shares, draws a salary of 1.5 lakhs per annum. तो Mr. X डायरेक्टर भी है, 25% का शेयर होल्डर भी है, 25% ज्यादा का, और साथ में 1.5 लाख की सैलरी भी ड्रॉ करता है। CGST based on information received that CSCM was availing input tax credit against fake invoices commenced investigation under CGST. Mr. X, as per commissioner, in his statement made to the concerned officer, admitted to the fact that he had acted as a director between 6 and 8, and since then he has been working in the company in the capacity of mentor and advisor. ठीक है, अब CGST का उसमें क्या चला, इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, तो जब मिस्टर एक्स से सवाल किए गए तो मिस्टर एक्स ने क्लियरली बोला कि हाँ, अभी मैं कंपनी का एक मेंटोर हूं, अभी मैं एक एडवाइजर हूं, अभी मैं एक कंसल्टेंट हूं, लेकिन 2006, 2007, 2008 में मैं एज मिस्टर एक्स इस कंपनी का डायरेक्टर था, इस कंपनी में डायरेक्टर था और कंपनी से सैलरी ड्रॉ करता था, ठीक है, इस पर्टिकुलर पीरियड में। Furthermore, Mr. X also stated that in his capacity as mentor, he received about 18 lakhs in the company between 19 to 20. Mr. X ने ये भी बोला कि चूंकि अभी वो एडवाइजर है तो उसको 18 लाख रुपीस के आसपास उसको कंपनी से एज एन एडवाइजर मिले हैं। According to Mr. X, this money was given as he had been providing strategic guidance. उसने क्लियरली बोला कि भाई उसको strategic guidance मिल रहा था। अब बैंक अकाउंट भी अटैच हो चुके हैं। मिस्टर एक्स ने आपको ओपिनियन देने के लिए इसमें बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेदर द अटैचमेंट ऑफ बैंक ऑफ डायरेक्टर इज सस्टेनेबल मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट द कंपनी। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट अटैच होने चाहिए जबकि कंपनी पर फेक इनवॉइसिंग के चार्जेस लगे, वो तो कंपनी पर लगे ना, इसके बैंक अकाउंट्स क्यों अटैच हो रहे हैं? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो ओपिनियन कैसे लिखना है ना। सबसे पहले अपन ने हेडिंग ओपिनियन, उसके बाद लिखा डेट, टू, और फिर मिस्टर एक्स, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक इंट्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस रिसीव्ड बाय डैश फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें बेसिकली यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, आपने सबसे पहले ओपिनियन लिखा, डेट, टू, मिस्टर डैश, फिर आपने क्वेश्चन लिखा सीधे, क्वेश्चन, भले आप ये वाली लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्वेश्चन लिख दो कि क्या कंपनी के एलिगेशंस के कारण मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट अटैच होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, सुनो ध्यान से, प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस, ठीक है। सो ये क्या बोलता है, दैट where during pendency under section 62, 63, 67 and 74 commission of the opinion that for the purpose of protecting the interest of government, if it is necessary to do so, he may by order in writing attach provisionally मतलब temporary the property bank account belonging to any person who is taxable, जिस पर टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है उसका प्रोविजनली प्रॉपर्टी का अटैचमेंट क्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये 1 साल के बाद इसका अटैचमेंट सीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटैचमेंट सीज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? दिल्ली हाई कोर्ट ने रोशनी सना जायसवाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी क्या बोला, ठीक है, द पिटिशनर क्लेम्ड इन अ वॉलंटरी स्टेटमेंट दैट शी वाज पेड 1.5 CR in 1920 for rendering services in her capacity as mentor। ये सेम केस हो चुका है, कौन सी केस में? सना जायसवाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, सेम केस हो चुका है जिसमें उसको 1.5 CR मिले थे, किसमें?
मेंटोर एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, और फिर उसका 1 साल तक उसके बैंक अकाउंट को प्रोविजनली क्या किया गया था, अटैच किया गया था। तो एनालिसिस क्या बोलता है, एनालिसिस ये बोलता है दैट अटैचमेंट जो है, सुनना ध्यान से, फोकस करना, यहां पर अटैचमेंट जो है वो अनसस्टेनेबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले केस में कोर्ट ने उस स्टेप को ड्रैकोनियन स्टेप बोला था। अगर कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी के पास कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी के पास कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, और फिर भी उसके बावजूद अगर वो किसी पर्सन के बैंक अकाउंट को अटैच करती है जस्ट प्रोविजनली, ऐसे ही जस्ट बिकॉज उसको कंपनी से कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो एक ड्रैकोनियन, एक बहुत ही हार्ड स्टेप माना जाता है। इसलिए उस तरह का अटैचमेंट सस्टेनेबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको अभी? तो अब मैं, और फिर देखो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या बोलता है कि ये जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं वो सोलली किस बेसिस पे दे रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे क्लाइंट ने प्रोवाइड करी है। ये जो ओपिनियन है वो गलत भी हो सकता है अगर इसमें फैक्ट गलत हुए तो। इस तरह का आपको क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लेमर, और फिर लिखना है आपको आई एडवाइस अकॉर्डिंगली सिंसियरली योर्स। ये जो केस है गाइस, अब सुन, अब तुम बोलोगे सबसे पहले कि मैम ये जीएसटी का पार्ट कहां से आ गया इसमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि इस तरह का केस आपको आ सकता है, लेकिन कंपनीज एक्ट से रिलेटेड आएगा, जो ऑलरेडी आपके पोर्शन में उससे रिलेटेड आपको एक केस आ सकता है। आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है। ऑल्दो इस केस में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई कंपनी पर फेक इनवॉइस, फेक बिलिंग का एलिगेशन लगता है तो सीजीएसटी कमिश्नर को अगर कोई बहुत मटेरियल इंफॉर्मेशन मिली है कि किसी डायरेक्टर के अकाउंट्स को अटैच करना चाहिए बैंक अकाउंट को, तो ही वो कर सकते हैं। अगर बेस्ड ऑन सम रैंडम इन्वेस्टिगेशन अगर वो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट को अटैच करते हैं तो वो स्टेप एक ड्रैकोनियन स्टेप मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने समरी बता दी, पर मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आपको इस पे केस नहीं आएगा, आपको कंपनीज एक्ट पे आएगा अगर आपको ओपिनियन बनाने आया तो। यहां तक क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। ये वाला केस भी आप एक बार रीड कर लेना। इस केस में भी मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो पूरा केस आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें व्हाट मैटर्स इज राइटिंग डिस्क्लेमर, आई एडवाइस अकॉर्डिंगली, सिंसियरली योर्स, ठीक है, ये राइटिंग में नीचे सबसे लास्ट में, और सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा ओपिनियन, डेट, डियर, क्वेश्चन। ये फॉर्मेट आप ध्यान रखो। अंदर का तो आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन और अपना एनालिसिस देना है। समझ में आ रहा है सबको अभी? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें? चलो, परफेक्ट है ना। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का गाइस मैं आपको वैसे पहले भी बोल चुकी हूं, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आप लोगों को अच्छे से करना है क्या, अमेंडमेंट्स। ठीक है, अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से करना जरूरी है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के। चलो, लेट्स मूव टू द लास्ट केस लॉ ऑफ पार्ट ए, जो कि बात करता है किसकी, मैथेसन वर्सेस स्माइली। जो क्या बोला गया है, कोर्ट ने क्वांटम मीरेट के बारे में बोला। क्वांटम मीरेट के बारे में क्या बोला, सुनना ध्यान से। फॉर quantum merit is awarded for work done or services rendered when the price thereof is not fixed by the contract. For work done pursuant to terms, compensation cannot be awarded where the contract provides for consideration payable on that behalf. Quantum merit is but reasonable compensation awarded to remunerate as an express stipulation between the parties. क्वांटम मेरिट क्या बोलता है, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की है उतनी सर्विसेज का तो क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा। पर क्वांटम मेरिट की बात तब आती है जब पार्टीज ने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन डिसाइड नहीं किया है। अगर पार्टी ने कंसिडरेशन डिसाइड किया है कि तुमने मुझे इतने गुड्स डिलीवर किए तो मैं तुम्हें इतना पे करूंगा, इतने डिलीवर किए तो इतना पे करूंगा, इतने डिलीवर किए तो इतना पे करूंगा, अगर ये सब डिसाइडेड है तो वहां पर क्वांटम मेरिट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वांटम मेरिट तब एप्लीकेबल होता है जब पार्टीज के बीच में कोई कंसिडरेशन डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना पार्टीज को कि अगर इतना पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करी एक पार्टी ने तो उसके बदले उसको कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अगर ये डिसाइडेड नहीं है तो क्वांटम मेरिट कम्स इनटू एक्शन। एक बार ये मुलायमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी भी देखना। इफ अ क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन इज मेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन
अंडर सेक्शन 70. सेक्शन 70 क्या है? क्वांटम मैरिज. इट कैन नॉट बी ऑन द बेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज बट ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन. सेम चीज वापस बोली गई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है कि 10% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने पे 10% कंसिडरेशन मिलेगा, 20% कंप्लीट करने पे 20% कंसिडरेशन मिलेगा, तो वहां पर सेक्शन 70 एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि आपने तो पार्ट का डिसाइड कर रखा है. क्वांटम मीरिड कहां पर एप्लीकेबल है? जहां पर आपने डिसाइड नहीं किया है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया तो कितना पैसा मिलेगा. अगर ये डिसाइडेड नहीं है तो फिर ऐसे केस में क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? क्वांटम मैरिड. यहां तक क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है? डन है क्या? ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या? पार्ट ए. डन. यस, तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट ए कंप्लीट किया है ना. बस मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहती हूं कि जो एक छोटा सा चीज था जो हम लोगों ने आर्ट ऑफ राइटिंग लीगल ओपिनियन पढ़ा था, उस पर्टिकुलर पार्ट में जो हम लोगों ने एक जीएसटी वाली केस स्टडी की थी, वो पर्टिकुलर केस स्टडी में मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि जो हम लोगों ने वो पढ़ा था जिसमें डायरेक्टर के बैंक अकाउंट को टेम्पररीली अटैच किया गया था. क्यों अटैच किया गया था? क्योंकि कंपनी पर एलिगेशन लगे थे. तो वो पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने उसका कंक्लूजन पढ़ा कि जो ऑर्डर है वो अनसस्टेनेबल है. वो केस स्टडी एक बार आप अच्छे से करके जाना और एक बार उसकी ओपिनियन राइटिंग की प्रैक्टिस याद से करके जाना. ठीक है, उसकी एक बार प्रैक्टिस करके जाना. बस एक ऐसी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि उस पर आ सकता है. ठीक है, ये हो गया आपका आर्ट ऑफ राइटिंग लीगल ओपिनियन. अब हम लोग शुरू करेंगे जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क. ठीक है, तो अपनी मॉड्यूल अपने पास रखना आप लोग. हम लोग मैं आपको बताऊंगी कौन से पेज पे आना है. इसमें तो आपको केस नहीं है. यूनिट नंबर 9 पर आते हैं. यूनिट नंबर 9 क्या? 10 प्लीडिंग्स, है ना. अच्छा, ऑल्सो मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स भी डाल दिया है ना, देख लेना एक बार. इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया मेरे अपने खुद के, और यूट्यूब पे भी डाल दिया है. ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स में. नाउ पेज नंबर 391 पे आना. 391 पे आपको बताया गया है, ये चीज मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाई थी, और वो ये है कि अगर कोई भी प्लेंट या रिप्लाई, मतलब कोई भी प्लेंट या फिर उसका रिटन स्टेटमेंट ड्यूली ऑथोराइज पर्सन ने साइन नहीं किया है, तो वो पर्टिकुलर प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा. ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी प्लेंट या कोई भी रिटन स्टेटमेंट अगर ड्यूली ऑथराइज पर्सन ने साइन नहीं किया है, किसी रैंडम इंसान ने साइन कर दिया, या तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जिसके पास वकालतनामा नहीं है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, कोई रैंडम पर्सन ने अगर साइन कर दिया है, तो कोर्ट उस पर्टिकुलर पिटिशन को क्या कर देगी? डिसमिस कर देगी. ये कौन से केस में कोर्ट ने बोला था? निब्रो लिमिटेड वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ठीक है, और एक और हुआ था रघुवीर पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड 2000. यहां तक क्लियर है. हाउएवर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पिटिशन, इफ प्लीडिंग इज साइंड बाय द पर्सन नॉट ऑथराइज्ड, द सेम कुड बी रैटिफाइड सब्सिक्वेंटली. अगर कोर्ट ही आपको आकर बोल रही है कि सही बंदे ने साइन नहीं किया, और फिर वो प्लेंट को रैटिफाई करने के लिए कोर्ट अलाउ करती है, तो आप उसको रैटिफाई कर सकते हो बाय गेटिंग इट साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन. तो ये दोनों केस से हमें क्या समरी मिली? ये मिली कि सबसे पहले अगर कोई प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट अनऑथराइज्ड पर्सन ने साइन किया है, तो वो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी. लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो बाय चांस एक्सेप्ट हो चुकी है, गलत पर्सन ने साइन किया फिर भी एक्सेप्ट हो चुकी है, तो कोर्ट उसको रैटिफाई करने का अलाउ कर सकती है, और फिर आप उस प्लेंट को क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आप उसको रैटिफाई करके एक्सेप्ट या कंटिन्यू करवा सकते हो. तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है. प्लेंट के अनऑथराइज पर्सन के साइन करने के बाद भी रैटिफिकेशन अलाउड है. यहां तक क्लियर है? यस. उसके बाद ओम प्रभा जैन वर्सेस आभाष चंद जैन, सेम पेज नंबर 391 पे क्या बोला गया? ये बोला गया दैट
It may be noted that any important point is omitted, it would be suicidal as there is no limited provision for amendment of pleading and same cannot be raised as affidavit in evidence. मैंने आपको सेम चीज बार बार बताई है कि अगर आप बाय चांस ऐसा कोई भी फैक्ट अपनी प्लेंट में, अपनी प्लीडिंग में नहीं लिखते हो, तो फिर ऐसे केस में वो चीज आपको एज एविडेंस शो करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. क्या समझ में आया? अगर आप कोई भी चीज एज प्लेंट, अगर आप कोई भी फैक्ट एज प्लेंट अपनी प्लेंट में नहीं लिखते हो, कोई भी फैक्ट अपनी प्लेंट में, तो आपको उसको एज एविडेंस अपडेट करने नहीं दिया जाएगा. तो क्या बोला गया है? नो प्लीडिंग नो एविडेंस. जो फैक्ट आपने प्लीडिंग में लिखा नहीं, आप उसका एविडेंस नहीं दे सकते. ठीक है. नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 392 पर है. ठीक है, कि अगर कोई पार्टी फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन अगर क्लेम कर रही है, ठीक है, अगर कोई पार्टी अपनी प्लेंट में फ्रॉड क्लेम कर रही है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लेम कर रही है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्लेम कर रही है, तो उसको क्लियरली लिखना पड़ेगा, कि उसको क्लियरली वर्ड लिखना पड़ेगा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, कि उसके साथ कोर्जन हुआ है. वो अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिखे, कितने भी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगे, पर जब तक उसने वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करी है फ्रॉड वाली, या टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करी अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली, या टर्मिनोलॉजी उसने यूज नहीं करी कोर्जन वाली, कोर्ट उसको कोर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानेगी. ये कोर्ट ने किसमें बोला? असफर शेख वर्सेस सुलेमान बीबी. कोर्ट में इसने बोला कि अगर आपको फ्रॉड वगैरह एलिगेशन लगाना ही है, तो आपको उसको बहुत ही क्लियरली वो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. आप रैंडमली कोई बात बोलकर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगाकर और आप प्लेंट में जीत नहीं सकते. यू विल हैव टू यूज द वर्ड फ्रॉड, यू विल हैव टू यूज द वर्ड कोर्जन, यू विल हैव टू यूज द वर्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस. यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट केस है आर तिवारी वर्सेस बी प्रसाद. सेम पेज पर केस है, पेज नंबर है आपका 392, जो क्या बोलता है? वन मस्ट स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच ही इज क्लेमिंग. ये क्या बोलता है कि जो भी रिलीफ आपको चाहिए वो आपको मांगना पड़ेगा. रिलीफ ऐसी चीज है जो आप मांगोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं. तो जो भी बेस्ट पॉसिबल रिलीफ है वो आपको मांगना पड़ेगा, बिकॉज द जनरल प्रिंसिपल इज इफ यू डू नॉट क्लेम फॉर रिलीफ यू विल नॉट गेट द रिलीफ. यहां तक क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है? कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? हाँ, चल अब नेक्स्ट पर आते हैं. तो अभी हम लोगों ने प्लीडिंग्स के यहां पर 3 केसेस देखे, एक तो रिलीफ वाला, एक नो प्लीडिंग नो एविडेंस, ठीक है, और फ्रॉड कोर्जन में आपको क्लियरली वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. अब आप नेक्स्ट पर आ जाओ. इसमें भी बहुत ज्यादा केसेस है नहीं वैसे. पेज नंबर 414 पे आ जाओ. पेज नंबर 414 पे हबीब खान वर्सेस वालासुला देवी. ये केस लॉ आपको लर्न करना जरूरी है. ये क्या करना जरूरी है आपको? केस लॉ आपको लर्न करना जरूरी है. क्यों मैम? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के बेसिस पर कुछ पॉइंट्स बताए गए थे दैट व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ एफिडेविट इन एविडेंस. ठीक है, जब भी हम किसी फैक्ट को प्लीडिंग में लिखना भूल जाते हैं. अब सुनना, देखो ये पुराना वाला केस यहां पर कनेक्ट होता है ना. जब भी हम किसी फैक्ट को प्लीडिंग में लिखना भूल जाते हैं तो हम उसी फैक्ट को कहां पर यूज कर सकते हैं? एविडेंस के तौर पर हम उस पर्टिकुलर फैक्ट को एफिडेविट में लिख सकते हैं. फिर से एक बार, जब भी हम किसी फैक्ट को प्लीडिंग में लिखना भूल जाते हैं तो अब हम उस फैक्ट को कैसे प्रूव करें? वो फैक्ट तो हमने प्लीडिंग में लिखा ही नहीं, अब हम उसका एविडेंस कैसे लेके आए? तो वैसे तो कोर्ट हमें उसका एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं करती, जो हम केस पढ़ चुके हैं. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करो तो कोर्ट आपको एविडेंस देने के लिए अलाउ तो करती है, पर साथ में आपको बोलती है कि आप एक एफिडेविट लिखो कि ये एविडेंस सच्चा है, ये एविडेंस झूठा नहीं है, आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हो. ऐसे करके कोर्ट आपको एक एफिडेविट इन एविडेंस देने के लिए कंपल्शन करती है. यहां तक क्लियर है? और यही सेम चीज कोर्ट ने बोला था हबीब खान वर्सेस वल्सुला देवी में कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग एफिडेविट इन एविडेंस. तो पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स ये है कि बेस्ट एविडेंस वही इंसान थे जो पर्सनली इन्वॉल्व हो.
ठीक है, कहीं सुनी बातें करके आप एफिडेविट एंड एविडेंस मत दो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जो केस का पिटिशनर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनली इन्वॉल्व था, तो इट इज बेटर कि वो ही पर्सन एफिडेविट एंड एविडेंस दे। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है और जो पिटिशनर है केस का, जो प्लेंटिफ है केस का, वो ही उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व था, तो एफिडेविट एंड एविडेंस उसी पिटिशनर को, उस केस के पार्टी को देना चाहिए। यहां तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रोविजंस ऑफ लॉ प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो पढ़ी चुके हैं ना फैक्ट नॉट लॉ। तो आपको यहां पर इस एफिडेविट एंड एविडेंस में लॉ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या मेंशन करने हैं, एफिडेविट एंड एविडेंस में भी फैक्ट और एविडेंस तो शो करना है, पर आप लॉ के प्रिंसिपल्स को यहां पर इंक्लूड नहीं कर सकते हो। आप कोई नहीं बता सकते हो एविडेंस में, एफिडेविट में कि एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोविजंस इस पे एप्लीकेबल है। यहां तक क्लियर है। अगर कोई इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, साइंस या कॉम्प्लेक्स मैटर का है, तो आप एफिडेविट एंड एविडेंस में किसी एक्सपर्ट का, आप एफिडेविट एंड एविडेंस में किसी एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर सकते हो। यहां तक सबको क्लियर है। एंड लास्ट में क्या बोला गया है, दैट अगर पॉसिबल हो तो आप एफिडेविट एंड एविडेंस के साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दो, जिससे कि वो एफिडेविट एंड एविडेंस को थोड़ा वजन मिले, ठीक है, उसको थोड़ा वेट मिले, उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस मिले। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस ऐड करनी चाहिए। लॉ के प्रोविजंस आपको नहीं लिखने हैं। अगर आप खुद पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसी को एफिडेविट एंड एविडेंस देना चाहिए, और उस पर्सन को एफिडेविट एंड एविडेंस देना चाहिए जो कि खुद कोई केस में इन्वॉल्व हो। हियर से रूल के बेसिस पे एफिडेविट एंड एविडेंस नहीं देना चाहिए। यहां तक क्लियर है। और जब भी आप एफिडेविट दो और उसके साथ में कभी भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दो, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके आना पड़ेगा। जो भी सबूत दो, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो, उसमें आपको दोनों चीजें लानी पड़ेगी, एक ओरिजिनल, एक फोटोकॉपी। तो अब मेरी बात सुना ध्यान से। देयर आर टू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये तो मेरा एविडेंस है, और एक है उसी का एफिडेविट एंड एविडेंस। मुझे ये दोनों चीजें क्यों देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और एफिडेविट एंड एविडेंस दोनों क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि मैं प्लेंट में फैक्ट्स को मेंशन करना भूल गई, जिसका मुझे एविडेंस अभी पेश करना है। सो इफ आई forget to mention some facts in particular plaint, in a particular pleading, तो अब अगर उससे रिलेटेड, उस फैक्ट से रिलेटेड मुझे एविडेंस देना है, तो मुझे ऐसे डायरेक्टली एविडेंस देना अलाउ नहीं किया जाएगा, मुझे साथ में उसका एफिडेविट भी देना पड़ेगा। और एफिडेविट एंड एविडेंस ड्राफ्ट करते समय हबीब खान वर्सेस कलसू देवी, कलसू देवी बोले मैंने, वलाल सुला देवी का जो केस है वो आपको याद करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आ सकता है क्या सवाल। यहां तक क्लियर है क्या? इसके अलावा आपके प्लीडिंग्स वाले चैप्टर में कोई केस नहीं है। यूनिट नंबर 11 में अमेंडमेंट्स है ना, मैंने अमेंडमेंट्स डाल दिए हैं। ओके, अब हम आते हैं यूनिट 12। यूनिट 12 एक ऐसा चैप्टर है जिसके अमेंडमेंट्स को लेके, जिसके केस लॉज को लेके एवरीबडी इज पैनिकिंग, है ना। सुनना, मैंने आप लोगों का काम काफी आसान कर दिया है। मैंने सारे केसेस रिकॉर्ड कर लिए, नोट कर लिए, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो पेज नंबर मैं बोलूंगी निकालने के लिए, आपको पेज नंबर निकालना है। ओके, सबसे पहले पेज नंबर 454 निकालो। 454 है ना, एडजुडिकेशन का सेक्शन है ना, 454 ना। 454 में मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड वर्सेस नाइल लिमिटेड, ठीक है। गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड वर्सेस नाइल लिमिटेड, ठीक है। और एक और केस है जिसमें बताया गया है, फोकस करना, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर शेयर्स वेदर परमिसिबल।
अगर कोई कंपनी को एक पर्सन अप्लाई करता है शेयर ट्रांसफर के लिए, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रिफ्यूज कर सकते हैं? ठीक है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रिफ्यूज कर सकते हैं? ठीक है, सो उस केस में कंपनी, तो उस केस में जो कंपनी लॉ बोर्ड, ये केस कराया था कंपनी लॉ बोर्ड में, है ना, क्योंकि 2001 का केस था। ठीक है, तो उस केस में जो आपका कंपनी लॉ बोर्ड है उन्होंने बोला कि सफिशिएंट कॉजेस के बेसिस पर आप मना कर सकते हो। किस बेसिस पर? सफिशिएंट कॉज। अब पॉइंट ये है कि सफिशिएंट कॉज है क्या, ऐसा क्या है जो सफिशिएंट कॉज माना जाएगा? ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, सभी लोग फोकस करना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सफिशिएंट कॉज में आएगा इफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, मतलब जो शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो कोई ना कोई अक्वायर कर रहा होगा, किसी को तो शेयर ट्रांसफर होना है ना, तो एक्विजिशन ऑफ शेयर से मैनेजमेंट पे कोई इंपैक्ट आने वाला है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या कंपनी के एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन को ये एक्विजिशन इंपैक्ट करेगा? क्या कंपनी के एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेबल लॉ है, जो कंपनी का एग्जिस्टिंग स्टेटस है, वो इस शेयर ट्रांसफर से चेंज हो जाएगा? ठीक है, और क्या ये ट्रांसफर अलाउ करने से कंपनी की कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा? तो क्या कंपनी का एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा? क्या कंपनी की एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन यहां पर चेंज होगी? क्या ये मैनेजमेंट को इंपैक्ट करेगा? ये 3 फैक्टर्स के बेसिस पर कंपनी शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकती है। तो वैसे तो कंपनी शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशन को रिफ्यूज नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती अगर सफिशिएंट कॉज है, और वो सफिशिएंट कॉज ये 3 है। क्या? Is that transfer impacting management of the company? Is it impacting legal obligations of the company? Or is it going to make breach of existing contractual obligations? समझ में आ रहा है सबको? तो कंपनी जो है वो इन ग्राउंड्स पे रिफ्यूज कर सकती है। यहां तक क्लियर है? ये था आपका पेज नंबर 454। ठीक है, अभी आप लोग आ जाओ पेज नंबर 459 पे आ जाओ। कैन अ कंपनी में अप्लाई फॉर कॉलिंग फॉर एजीएम? ठीक है, सो क्या बोला गया है? दैट मेंबर एंड नॉट द कंपनी इज एम्पावर्ड टू अप्लाई फॉर एजीएम। मतलब अगर एजीएम कॉल करनी है तो मेंबर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेंट के नाम में मेंबर्स का नाम आएगा, पर कंपनी का नाम नहीं आ सकता। तो क्या समझ में आया? दैट आप अप्लाई कैसे करोगे? यू आर गोइंग टू अप्लाई एज अ कंपनी एंड नॉट, यू आर गोइंग टू अप्लाई एज अ मेंबर। आप कंपनी के तौर पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहां तक सबको क्लियर है? तो इसका क्लियर, इसका कंक्लूजन क्या पढ़ा हम लोगों ने? किसका कंक्लूजन है ये? कैनोर होल बॉडी सीटी स्कैन एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस साइबू निसा एसवी। ये केस में हमने पढ़ा कि कंपनी अगर एजीएम के लिए एनसीएलटी को अप्लाई करना है तो मेंबर एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है, कंपनी खुद से अप्लाई नहीं कर सकती। कंपनी को करना है तो कंपनी को खुद एजीएम कर लेनी चाहिए, अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अभी पेज नंबर 477 पे आ जाओ। कृष्णन वर्सेस वेस्टफोर्ड हाईटेक हॉस्पिटल लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट केस है। ये केस बात करता है दैट ये केस में सीएलबी ने डिफाइन किया कि ऑपरेशन क्या माना जाएगा। वैसे अगर आप मेरे यूनिट 12 के रिवीजन लेक्चर भी देखोगे, रेगुलर लेक्चर भी देखोगे, तो मैंने उसमें ये वाला केस करवाया है, पर मैं फिर से करवा रही हूँ। ये केस क्या है? कृष्णन वर्सेस वेस्टफोर्ड हाईटेक हॉस्पिटल। इसमें बताया कि ऑपरेशन में क्या क्या कवर किया जाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन एनसीएलटी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या कवर किया जाएगा? वो चेक करेंगे कि कंपनी का कंडक्ट कितना हार्श है, कितना बर्डनसम है, कितना रॉन्ग है, पहला। दूसरा, कंपनी का कंडक्ट कितना मैलिफाइड है और कितना कोलैटरल पर्पसेस के लिए कंपनी काम कर रही है। कोलैटरल मतलब दिखा कुछ और रही है पर रियल में कंपनी काम, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो दूसरे काम के लिए फंड्स यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं पर कर कुछ और रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कोलैटरल पर्पस के लिए काम करना। ठीक है, सिंपल भाषा में कंपनी के इंटरेस्ट के अलावा कोई और इंटरेस्ट के लिए काम करना इज कोलैटरल पर्पस। फिर कंपनी का काम गुड कंडक्ट के अगेंस्ट है,
ठीक है। उसके बाद कंपनी का काम भले ही लॉ में परमिसिबल हुआ, पर अगर वो गुड कंडक्ट के अगेंस्ट हुआ, अगर वो कोलैटरल पर्पस के लिए हुआ, अगर वो हार्श हुआ, अगर वो बर्डनसम हुआ, अगर वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रहा है, तो वो ऑप्रेसिव माना जाएगा। तो ये बात कृष्णन वर्सेस हाईटेक हॉस्पिटल में क्लियरली सीएलबी ने बोला कि भले कंपनी जो कर रही है वो लीगल होगा, लेकिन अगर ओवरऑल एक्शन ऐसा नजर आ रहा है कि वो हार्श है, रॉन्ग है, अगेंस्ट गुड कंडक्ट है, तो उसको वो क्या मानेंगे, उसको वो ऑप्रेसिव मानेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। और एक बार कोई चीज ऑप्रेसिव लगेगी तो फिर एनसीएलटी, पहले सीएलबी था पर अब एनसीएलटी उस एक्शन को अपने हाथ में ले लेगी। तो ये बात कौन से केस में बताई गई थी? कृष्णन वर्सेस वेस्टवुड हाईटेक हॉस्पिटल की व्हाट विल बी ट्रीटेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन। यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट इज शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड। ठीक है, अब सुनना, यहां पर एक इसका सिंपल है, ठीक है, इसका सिंपल है कहां चला गया? ओके, नाउ appellant and his group would not get any relief by calling general meeting, and the facts would justify the making of winding up order on the ground that it was just and equitable and the company should be wound up. Therefore, the appellant prayed for directions under section 397 as winding up which was in prosperous condition would unfairly prejudice the appellant and other members of minority against such operation could be given by High Court by making suitable directions. Affairs were given being conducted prejudicial to the interest of the company for already stated and had been a material change in management and control by alteration in board and fraudulent changes in the ownership of the company and for reason of wrongful act and conduct of Patnaik and Loganathan groups. तो इस केस में एक छोटी सी चीज बोली गई है, क्या बोली गई है कि अगर कंपनी टाइमली एजीएम कंडक्ट नहीं करती है तो भले ही वो प्रॉस्परस कंडीशन में है, वो वाइंड अप की जाएगी। क्या बोला? अगर कंपनी एजीएम नहीं करती है तो एजीएम ना करना इज बेसिकली मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑपरेसिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। एजीएम ना करना क्या माना जाएगा? माइनॉरिटी ऑपरेशन, और इट्स अ बेस्ट ग्राउंड, इट इज अ वेरी गुड ग्राउंड टू वाइंड अप अ कंपनी। ठीक है, तो शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स में एक समरी में आप क्या लिखोगे? दैट इफ अ कंपनी इज not conducting AGM constantly, then it is an act of oppression of minority shareholders even if company is doing good business. कंपनी का बिजनेस बड़े अच्छा चल रहा है, पर आप AGM नहीं कर रहे हो तो आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे हो? ऑप्रेस कर रहे हो, और इसीलिए कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो नो AGM तो कंपनी क्या हो जाएगी? वाइंड अप हो जाएगी। यहां तक क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है? अब पेज नंबर 480 पे आ जाओ, पेज नंबर 480 पे आ जाओ सब लोग। ओके, नाउ सुनने ध्यान से, इन डेल एंड कैरेंटन इन्वेस्टमेंट वर्सेस पीके प्रतापन, कोर्ट ने क्लियरली क्या बोला? सुनना ध्यान से, अगर फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, देखो जितना मैंने मार्क किया ना बस आपको उतना मार्क करना है 480 पे, अगर फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, जो फर्दर इश्यू आपने किया है शेयर कैपिटल का, अगर वो जस्टिफाइड नहीं है, एडिशनल शेयर्स आपने बिना मतलब एमडी को इश्यू किए हैं, कोई रीजन नहीं था, तो आप कहीं ना कहीं मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, एमडी को कंट्रोल देने की कोशिश कर रहे हो, वरना उसको शेयर्स इश्यू करने का कोई भी रीजन नहीं था। इतना क्लियर है? तो सिंपल भाषा में, अगर आप एडिशनल शेयर कैपिटल इश्यू करते हो, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लाते हो जिसका कोई पर्पस नहीं है, कोई रीजन नहीं है, तो फिर ऐसे केस में आपका क्या माना जाएगा? वो वेस्ट माना जाएगा और ऑपरेशन माना जाएगा। ठीक है, तो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल अगर पर्पस है उसका तो ही वो वैलिड माना जाएगा, वरना वो ऑपरेशन माना जाएगा, अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी माना जाएगा। यहां तक क्लियर है? जितना मैंने मार्क किया है उतना आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, मोटिव ऑफ अलॉटमेंट चेक किया जाएगा कि मोटिव क्या है शेयर कैपिटल इश्यू करने का।
अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके बहुत सारे केसेस हैं, पर अब सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पर कुछ ऐसे केसेस हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी में बता रही हूं, यहां पर कुछ ऐसे केसेस हैं जो केसेस में आप लोगों को पुराने कंपनीज एक्ट के केसेस दिए जो कि आज एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्टर्स आपस में पार्टनरशिप में एंटर करना, तो मैंने कुछ केसेस को कट करवा दिया है जो कि आपके लिए आज वैलिड नहीं है। ठीक है, सुनना ध्यान से। आप लोग आ जाओ सबसे पहले केस पे 480 पे, मनमोहन सिंह कोहली वर्सेस वेंचर इंडिया प्रॉपर्टीज लिमिटेड। ठीक है, पहला केस ये बोलता है कि जब भी आप एजीएम का नोटिस भेजो तो आप कहां से भेजोगे? अपने आसपास वाले जो एजीएम का नोटिस कहां भेजोगे? अपने आसपास वाला जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, उससे भेजोगे। तो अगर मैं एजीएम का नोटिस भेजूंगी तो अपने आसपास वाले पोस्ट ऑफिस से भेजूंगी, लेकिन अगर मैं कोई दूर दराज की पोस्ट ऑफिस से भेजती हूँ तो गलत थोड़ी ना है। तो मनमोहन सिंह वाले केस में क्या बोला था कि अगर कोई अदर पोस्ट ऑफिस से अपने नोटिस भेजा तो वो गलत नहीं है। आप कोई भी पोस्ट ऑफिस से नोटिस भेज सकते हो। फालतू चीजों में तो ये लोग लड़ लेते हैं, केस में चले जाते हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है ना? नेक्स्ट केस है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर विदाउट सर्विंग नोटिस इज इनवैलिड। अगर आप किसी डायरेक्टर को रिमूव कर देते हो उसे नोटिस दिए बिना, तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी वायलेशन है और ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट भी माना जाएगा। तो क्या समझ में आया? किसी भी डायरेक्टर को उसकी पोजीशन से बिना उसे नोटिस दिए, बिना उसे ओबीएस दिए आप रिमूव नहीं कर सकते। क्या नहीं दिए? ओबीएस दिए बिना आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। और अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव किया जाएगा तो उससे उसकी पोजीशन वापस रिस्टोर की जाएगी और वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो यू कैन नॉट रिमूव अ डायरेक्टर विदाउट गिविंग हिम नोटिस। एंड एक और हमने क्या पढ़ा? आप कोई भी पोस्ट ऑफिस से एजीएम का नोटिस भेज सकते हो। तीसरा, ठीक है, अगर आप कोई भी शेयर्स, ये सेम केस है तिरुमलाई वर्सेस बेस्ट वेंचर जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप कोई भी शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि कोई मेजॉरिटी क्रिएट हो रही है और शेयर्स इशू करना बिल्कुल भी कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो शेयर इशू करना अपने आप में एक्ट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा। ये केस वापस से सेम चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दैट फर्दर इशू ऑफ कैपिटल which is not in interest of the company, which is not in the best interest of the company, will be treated as what? Will be treated as act of oppression. यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, बहुत छोटे छोटे लाइन है पर ये इंपॉर्टेंट केसेस है। ये 2 लाइन पर केस आ जाएगा। जैसे एक दिसंबर 24 में केस आया था, ठीक है, और मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी इंपॉर्टेंट में करवाया था, है ना? तो ध्यान से सुनना। कोई भी ईजीएम अगर आप बिना बोर्ड मीटिंग करते हो तो ईजीएम करने से पहले आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। और ईजीएम में क्या एजेंडा होगा, ईजीएम का डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू, सब आपको पहले बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करना होता है। तो अगर आप कोई भी ईजीएम बिना बोर्ड मीटिंग के करते हो तो वो ईजीएम क्या मानी जाएगी? इनवैलिड। और सारे रेजोल्यूशन जो आप ईजीएम में पास करोगे वो भी क्या माने जाएंगे? इनवैलिड। इस पे क्या आ सकता है आपको क्वेश्चन? मेरा दिल ये पुकारे, तुम लगा लो 5 सितारे। यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ठीक है ना? अगर किसी डायरेक्टर को बेवकूफ बनाया गया और बेवकूफ बनाकर उसे मैनिपुलेट करके उससे रिजाइन करवाया गया तो वो भी उस डायरेक्टर के साथ एक्ट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर किसी डायरेक्टर को बेवकूफ बनाकर और उससे उसकी पोस्ट से रिजाइन करवाया गया, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना, तो वो क्या माना जाएगा? एक्ट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा। यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? नागेंद्र सिंह वर्सेस चेना आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या बोलता है? दैट अगर कोई भी रेजोल्यूशन आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में पास किया जिससे कि आप डायरेक्टर को मैनेजमेंट से निकाल दो और कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लो। आपने डायरेक्टर को जानबूझकर निकाला, डायरेक्टर की गलती नहीं थी, आपने जानबूझकर निकाला सो दैट आप कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लो और डायरेक्टर को निकाल दो, तो वो भी एक्ट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। क्लोजली हेल्ड कंपनी में किसी शेयर होल्डर को बिना वजह निकालना, बिना उसे ओबीएच दिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी में किसी शेयर होल्डर को बिना वजह निकालना, बिना उसे ओबीएच दिए भी एक्ट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा। तो अब सब में कॉमन चीज देखो, किसी डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं,
ईजीएम में बिना डायरेक्टर को इनवाइट किए उसको रिमूव कर दिया, शेयर होल्डर को रिमूव कर दिया, ईजीएम में रेजोल्यूशन पास कर दिया बिना बोर्ड मीटिंग किए, ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे? एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन। इनफैक्ट फर्दर शेयर कैपिटल इश्यू करना बिना कोई वजह के, कंपनी के बिना कोई इंटरेस्ट के, आप अगर शेयर कैपिटल इश्यू करते हो तो वो भी एक्ट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा। अब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर विदाउट वैलिड मीटिंग, ठीक है, ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस आपको नहीं करना है, पर इसका कंक्लूजन भी कहीं ना कहीं सिमिलर है कि बिना प्रॉपर मीटिंग किए अगर आप डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो, बिना उसे ओबीएच दिए, बिना प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट किए, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। पर आप ये वाला कट कर दो क्योंकि अब ये कंपनीज एक्ट 2013 में एग्जिस्ट नहीं करता है। एसपीटी एसपीजी मिल्स वाला भी कट कर दो, ठीक है, क्वालिफिकेशन शेयर की बात कर रही है। पूजा जोशी वर्सेस सेंचुरी गैस भी कट कर दो, ये एक कंपनी और एमडी के अग्रीमेंट की बात कर रहा है, ये अब आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाओ आप सीधे महेंद्र सहाय वर्सेस ध्रुव थिएटर प्रोडक्शंस, ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, फोकस करना। शेयर होल्डर ऑफ एमडी, ये पेज है 481, इज फ्रॉडलेंटली रिड्यूस, सेम एग्जांपल है, अगर एमडी की शेयर होल्डिंग फ्रॉडलेंटली रिड्यूस कर दी गई है बिना उसे बताए, बिना उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिए, उसके शेयर्स उसके अकाउंट से ट्रांसफर करके किसी और को दे दिया और उसकी शेयर होल्डिंग रिड्यूस कर दी, तो ये जो लोग कर रहे हैं ये एक्ट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा। तो एमडी को आप रिमूव कर रहे हो, एमडी की शेयर होल्डिंग रिड्यूस कर रहे हो, है ना, ये एक्ट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो बिना उसको ओबीएच दिया आप उसकी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस नहीं कर सकते और उसकी शेयर होल्डिंग उसको वापस मिलेगी। रिमूवल ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर, ठीक है, आप किसी प्रमोटर डायरेक्टर को, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, 5 सितारे लगाओ इस पे, क्या ये स्कोलास्टिका एंटोनी वर्सेस अजीमिला बीच रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये केस क्या बोलता है, किसी डायरेक्टर जो कि प्रमोटर भी है उस इंसान को आप एजीएम ना अटेंड करने के नाम पर रिमूव नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज अ प्रमोटर डायरेक्टर डिड नॉट अटेंड एजीएम, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस पे आपको केस स्टडी आ सकती है। यहां तक क्लियर है? ये सिंक्रन मशीन टूल्स वाला कट कर दो, ये 2 राइवल डायरेक्टर्स का डेडलॉक क्रिएट हो रहा है तो वो कंपनी से बाहर हो सकता है, ये केस है, ये अब कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं है, ठीक है। सुरेंद्र गोल्ड वर्सेस नाइल एक्वा एसेट्स, ये वाला भी आप कट कर दो। नेक्स्ट वाले पे आओ, अलॉटमेंट इन वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये क्या बोलता है कि कंपनी कभी भी खुद के शेयर्स बाय नहीं कर सकती। क्या समझ में आया? कंपनी खुद के शेयर्स बाय नहीं कर सकती है, लेकिन उसको प्रॉपर बायबैक का प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। कंपनी शेयर होल्डर बनके खुद के ही शेयर होल्डर से शेयर्स बाय नहीं कर सकती। सिंपल भाषा में, अ कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम अ शेयर होल्डर अनलेस अदरवाइज बाय बायबैक। बायबैक के थ्रू कर सकते हो, पर बायबैक का पूरा प्रोसीजर है ना, कंपनी डायरेक्टली खुद के शेयर्स बाय नहीं कर सकती। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पर आते हैं, इश्यू ऑफ फर्दर कैपिटल एंड राइट शेयर्स, ठीक है। ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, अगर एडिशनल शेयर कैपिटल आपको इश्यू करना है और बोर्ड बोनाफाइड नीड्स प्रूफ कर पा रहा है, ठीक है, तो वो राइट शेयर्स इश्यू करना, एडिशनल शेयर, राइट शेयर क्या होता है, एडिशनल शेयर कैपिटल इश्यू करना, तो वो बोनाफाइड अगर बोर्ड रीजन शो कर पा रहा है तो वो सही है। लेकिन अगर आप ये शो ही नहीं कर पा रहे हो कि एडिशनल शेयर इश्यू करना वाज अ बोनाफाइड डिसीजन, आप ये शो ही नहीं कर पा रहे हो, इनफैक्ट वो एडिशनल शेयर कैपिटल इश्यू करना कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, आप सिर्फ एक मेजॉरिटी क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा, वो एक एक्ट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्ट ऑफ ऑपरेशन। समझ में आ रहा है सबको? सो इफ इट ऑल यू आर जस्ट इशूइंग राइट शेयर्स सो दैट यू कैन क्रिएट अ न्यू मेजॉरिटी, देन इट इज एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन। यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट केस, सतीश चंद्र साकलवा वर्सेस टिन प्लेट डीलर्स, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। ये क्या बोलता है कि अगर राइट शेयर्स कंपनी इश्यू कर रही है पर कुछ शेयर्स को शेयर्स ऑफर ही नहीं किए, जब कंपनी राइट शेयर्स इश्यू करने जाती है तो एग्जिस्टिंग शेयर्स को क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या ऑफर करती है, शेयर्स ऑफर करती है, पर सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं राइट शेयर्स को। अगर कोई राइट शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं पर कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को ऑफर नहीं किए जा रहे एग्जिस्टिंग, तो ये भी एक्ट ऑफ ऑपरेशन माना जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको?
अच्छे से क्लियर है? तो ऊपर वाला केस और नीचे वाला केस, ठीक है, पीआईके सिक्योरिटीज और सतीश चंद्र वाला केस, ये दोनों केस में कॉमन बात क्या है? सही पर्पस के लिए राइट शेयर्स इश्यू करोगे, सही है, गलत पर्पस के लिए करोगे एक्ट ऑफ ऑपरेशन। सेम चीज हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। हरदीप कौर थिन लैक एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या बोलता है कि अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या कर सकती है? फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कर सकती है और पैसा शेयर्स इश्यू करके रेस कर सकती है। तो कंपनी अगर ये क्लियर रीजन दे रही है कि भाई हमें अपने बिल्स चुकाने के लिए फंड रेस करना पड़ेगा, तो वो एक वैलिड रीजन है फंड रेजिंग का। यहां तक क्लियर है? यस। लेकिन अशोक कुमार ओसवाल में सेम बात बोली है, वंस इट इज प्रूव दैट एडिशनल इश्यू इज डन टू गेन कंट्रोल। एडिशनल शेयर इश्यू आप किसके लिए कर रहे हो? कंट्रोल गेन करने के लिए कर रहे हो, तो ऐसे केस में वो ऑपरेशन माना जाएगा। तो अब देखो इस सब केसेस में एक ही बात है, डायरेक्टर को रिमूव किया कंट्रोल गेन करने के लिए, एमडी की शेयर होल्डिंग कम कर दी कंट्रोल गेन करने के लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स ऑफर ही नहीं किए कंट्रोल गेन करने के लिए, ईजीएम करके एक डायरेक्टर को निकाल दिया पर उसको वैलिड रीजन ही नहीं दिया कंट्रोल गेन करने के लिए, ये सब एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन है। किसी डायरेक्टर को एजीएम ना अटेंड करने के लिए निकाल दिया, ये सब के सब क्या? एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन। यहां तक सबको क्लियर है? यस, ठीक है। अब देखो ये वाला केस है, ये क्या बोलता है? नो पिटिशन अ डायरेक्टर शैल बी एंटरटेन टू होम नोटिस ऑफ मीटिंग वाज नॉट गिवन इफ ही डिडंट ऑब्जेक्ट टू द मीटिंग्स अर्लियर। अगर पहले की मीटिंग का नोटिस उसे नहीं मिला और उसे पहले ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो कोई एक मीटिंग के नोटिस ना मिलने पे वो ऑब्जेक्ट नहीं रेज कर सकता। तो पॉइंट वही है कि अगर बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी है, उसे किसी का भी नोटिस नहीं मिला और उसने कभी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो वो अब ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन अ फैमिली कंपनी, आर्बिट्रेशन रिलीफ, ये वाले सारे के सारे आप कट कर सकते हो, ये वाले आपको कंपनीज एक्ट 2013 में एप्लीकेबल नहीं है। सारे आर्बिट्रेशन रिलीफ वाले और फैमिली कंपनी वाले सारे आप कट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक इतने ही हैं आपको केसेस। हाँ, एक केस है आपको विच इज पेज नंबर 513 पे, अयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये जो है ये बात करता है, ये जो ओवरऑल केस है, ये दोनों केसेस ये बात करता है दैट अगर कोई पर्सन, है ना, Supreme Court held that only a person who has suffered legal injury against court can file a writ petition. Writ under Article 226, जो कि हम हाई कोर्ट को writ फाइल करते हैं, are maintainable to enforce a legal or fundamental right. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि जस्ट बिकॉज आप जस्ट अग्रीव्ड हो तो आप रिट पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप सेबी से अग्रीव्ड हो तो आप सैट फाइल करोगे, सैट में अपील फाइल करोगे। अगर आप आरओसी से अग्रीव्ड हो आप आरडी में फाइल करोगे। अगर आपको लगता है आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप रिट पिटिशन फाइल करो, पर आप सेबी से अग्रीव होकर आप हाईकोर्ट में रिट नहीं फाइल कर सकते हो। आप आरओसी से अग्रीव होकर हाईकोर्ट में रिट फाइल नहीं कर सकते हो। रिट की रेमेडी आपको तभी यूज करनी है जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। आप अगर किसी के डिसीजन से अग्रीव्ड हो, जस्ट बिकॉज यू आर अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ लोअर बॉडी, यू कैन नॉट फाइल अ रिट। यू मस्ट बी अग्रीव्ड बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। यहां तक सबको क्लियर है? तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, ये आपका पेज नंबर 513 पर है ना, 513 पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो ही आपको रिट पिटिशन फाइल करनी है। जस्ट बिकॉज यू आर अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ कोर्ट, यू कैन नॉट जस्ट फाइल अ रिट पिटिशन टू हाई कोर्ट इन आर्टिकल 226। यहां तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद एन बालकृष्ण वर्सेस एम कृष्णमूर्ति में कोर्ट ने क्या बोला कि जब भी कोई पार्टी कोई भी अपील वगैरह टाइम पर फाइल करने में डिले हो जाती, जैसे सेबी से अग्रीव होकर आपको सैट में फाइल करना है, एनसीएलटी से अग्रीव होकर आपको एनसीएलटी में फाइल करना है, तो आपको एक टाइम लिमिट दे रखी 45 डेज की, 60 डेज की। अब अगर आप 45-60 डेज में फाइल नहीं कर पाते हो तो आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए अप्लाई करते हो। तो कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि कोई बहुत ही आपके साथ बुरा हुआ है, कोई जेन्युइन रीजन है,
तो ही कोर्ट आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अलाउ करेगी, तो ही कोर्ट आपको टाइम एक्सटेंशन देगी, वरना कोर्ट लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं करेगी। किसमें बोला? एन बालकृष्ण वर्सेस एम कृष्णमूर्ति। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अच्छे से क्लियर है। ये जो केस है ना 515 पे, ये केस बस आपको एक बार रीड करके जाना है। ठीक है, ये बस एक बार रीड कर लेना, ये कुछ खास केस नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, एक बार रीड कर लेना है, कुछ खास केस है नहीं। डन? ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी चीज है मैंने जो अमेंडमेंट्स लिए हैं, ठीक है, वो अमेंडमेंट में मैंने आप लोगों को कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, ठीक है, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल करना मैंने बताया है कि कंपाउंडिंग एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। आई विल रेकमेंड कि एक बार आप उसको प्रैक्टिस करके जाना। कौन सी? कंपाउंडिंग एप्लीकेशन और एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। उम्मीद कम है कि आएगी, पर फिर भी आई रेकमेंड कि एक बार आप उसको रीड करके जाना बस, जो कि आपको पेज नंबर 520, 521 पे एक दो केसेस दे रखे हैं, कुछ खास नहीं है उसमें। केस के बाद आपको एप्लीकेशन ही ड्राफ्ट करनी है, पर एक बार बस कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन, बस ये दोनों एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, यस। अब चैप्टर नंबर 13 में जितनी भी केस स्टडीज हैं, ये सारी केस स्टडीज मैं डीडी की केस स्टडी में करवा चुकी हूँ, सारी। ठीक है, सारी जितने भी है। तो आपको चैप्टर 13 के जितने भी केस लॉज है, नॉट केस स्टडीज, जितने भी केस लॉज हैं, वो सारे केस लॉज आपको जो है वो मैं डीडी में करा चुकी हूँ। सेंचुरी इनका हो गया, ठीक है, ये सारे मैं डीडी में करा चुकी हूँ। आपका मेगा रिसोर्सेज हो गया, राकेश झुंझुनवाला हो गया, प्रकाश गुप्ता वर्सेस सेबी हो गया, ये सारे डीडी में करा चुकी हूँ। तो चैप्टर नंबर 13 के जितने भी केसेस हैं आप लोग बिंदास अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मैं सारे डीडी में करा चुकी हूँ। डीडी का बस आप लोग पूरा केस स्टडी वाला, केस लॉ वाला लेक्चर देख लेना। इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन हम सारे के सारे एज इट इज उस पर्टिकुलर चैप्टर में कर चुके हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, सारे कर चुके हैं, सारे। राकेश झुंझुनवाला कर चुके हैं, ठीक है, सब कुछ कर चुके हैं डीडी वाले लेक्चर में। आई थिंक यूनिट 14 में तो कोई केस नहीं है। हाँ जी, बस यूनिट नंबर 14 में आप लोगों को लास्ट में CIRP प्रोसेस को लेके 2 केसेस दिए हुए हैं। एक केस आपको जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का दिया हुआ है और एक आपको जेट एयरवेज का दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों केस का ओवरऑल कंक्लूजन है कंप्लीटिंग द प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये दोनों केस का ओवरव्यू है। ये दोनों केसेस सिर्फ रीड करने लायक है, सिर्फ रीड करने लायक है। ठीक है, आपको सिर्फ रीड करना है और कुछ भी नहीं करना है। वैसे तो ये नहीं आएंगे, ट्रस्ट में ये नहीं आएंगे, पर फिर भी मन की शांति के लिए जो चैप्टर नंबर 14 में 2 केसेस है, वैसे मैं रेगुलर लेक्चर में तो ये करवा चुकी हूँ, ठीक है, पर फिर भी ये जो 2 केसेस हैं, कौन से वाले? एक तो फ्लिपकार्ट वाला हो गया और जेट एयरवेज वाला हो गया और जेपी इंफ्रा हो गया। ये बस एक बार आप लोग पढ़ लेना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इनको एक बार रीड करके जाना है। यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? डन है क्या? ठीक है ना? मेजरली मैं आपको बता दूं, ड्राफ्टिंग में बहुत ज्यादा केस लॉज इतने रेलेवेंट नहीं है जितने रेलेवेंट है आप लोगों के एक तो ड्राफ्ट और एक कमेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो मैं सभी लोगों को बोलूंगी कि ये जो सेशन है वो एक बार हाँ, ये जो 2 केसेस हैं, ये जो सारे केसेस है ओवरऑल जो मैंने आपको करवाए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको आ सकते हैं मॉर्गेज पर। ठीक है, यूनिट नंबर 6।
उसके बाद आपको आ सकते हैं यूनिट नंबर 9 प्लीडिंग्स में से, उसके बाद आपको आ सकते हैं यूनिट नंबर 12 में से और यूनिट नंबर 13 में से। बट 13 के सारे केसेस मैं डीडी में करवा चुकी हूं। तो मैंने कौन से केसेस इंपॉर्टेंट बोले आपको? केस लॉस यूनिट नंबर 6, ठीक है, सॉरी यूनिट नंबर 6, हाँ, मॉर्गेज, यूनिट नंबर 10 प्लीडिंग्स, यूनिट नंबर 13 सेबी सेटलमेंट और यूनिट नंबर 12 आपका जो एडजुडिकेशन अंडर कंपनीज एक्ट है। और उसके अलावा यूनिट नंबर 3 में जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कुछ केसेस दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट रिलेटेड केसेस दे रखे हैं वो। तो ये जो 5 चैप्टर्स है, ये 5 चैप्टर्स के केसेस आपको अच्छे से करना है। 14 चैप्टर में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बार आप लोग रीड कर लेना सो दैट मन की शांति होगी। यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? डन है क्या? लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं। आज की सभा को हम फाइनली समाप्त करेंगे। एक वीडियो मेरी तरफ से और आ रहा है एंड दैट इज सॉल्विंग ऑफ December 24 पेपर विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स ऑफ ड्राफ्टिंग अभी तक का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मेरी तरफ से December 24 के पेपर का को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, उसका एक वीडियो लाने वाली हूँ, डीडी का भी लाने वाली हूँ। ये दोनों पेपर्स मैं लाऊंगी पेपर डिस्कशन, बट और वो वीडियो मैं अपलोड करूंगी। बट तब तक के लिए लेट्स एंड दिस सेशन फॉर नाउ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, ऑल द बेस्ट।